गुड इवनिंग तापस। कृष्णा, आज खाना खा लिए हो? डिनर हो गया आज तुम्हारा? या बाकी है अभी भी डिनर? क्या भाई कृष्णा? हेलो 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 कृष्णा। अभी तक डिनर नहीं किया? अरे भाई काहे नहीं डिनर करता है? भूखे पेट पढ़ाई कैसे होगा बताओ? भूखे पेट मुश्किल होता है ना पढ़ाई। ऐसा मत करो यार, भूखे पेट पढ़ाई। चलो शुरू करते हैं, बच्चे तो आते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं डेजर्ट के बाद अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। ठीक है। देखो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम शुरू करने से पहले कुछ चीजें तुमको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट का जैसे यूजेस क्या है, किस काम में आता है, क्या उसका पर्सपेक्टिव है, फॉरेस्ट को क्यों बचाना जरूरी है, उससे क्या होता है। ठीक है। तो फॉरेस्ट को अगर हम बात करते हैं कि अगर तुमको कहीं पे दिया है कि नहीं हमको फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे बात करनी है, तो तुम क्या बोलोगे? अगर मैं बोलूँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे तुमको बात करनी है तो फॉरेस्ट को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग ए फॉरेस्ट? फॉरेस्ट से हमको क्या मिलता है? सुशीला, फॉरेस्ट से हमको क्या मिलता है, हमको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है फॉरेस्ट से? ऐसा क्या चीज है फॉरेस्ट में जिसके वजह से हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे? इम्पोर्टेंस फॉर इकोसिस्टम बैलेंस। तो दूसरे भी इकोसिस्टम्स हैं, फॉरेस्ट को ही क्यों प्रोटेक्ट करें? हाँ, इकोसिस्टम बैलेंस की जरूरत क्या है? अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो दूसरे भी इकोसिस्टम्स हैं, फॉरेस्ट ही क्यों? प्रश्न उठता है, वाई ओनली फॉरेस्ट? फॉरेस्ट को ही क्यों प्रोटेक्ट करें, ये बात उठ रही है, तो इसका जवाब दो। फॉर ए कॉम्प्लेक्स फूड वेव। फूड वेव होने से क्या होगा? अगर मैं बात करता हूँ फूड वेव होगा, तो फूड वेव होने से क्या होगा? क्या होगा फूड वेव होने से? हैबिटेट फॉर मैक्सिमम सप्लीमेंट। ठीक है। मैक्सिमम सप्लीमेंट। देखो, मैं तुम लोगों ना कभी कभी टेस्ट करता हूँ फिरदौस, तुम भाई बताओ, फॉरेस्ट को बचाना क्यों जरूरी है? फॉरेस्ट को बचाने से क्या होगा? फॉरेस्ट इकोसिस्टम की जरूरत क्यों है? क्या है? स्पीसीज को बोलते हैं स्पेसिफिक। नहीं नहीं, स्पीसीज का बात हटा दो। बात करता हूँ कि दूसरा इकोसिस्टम भी तो अर्थ पे मौजूद है, जैसे एक्वेटिक हुआ, हमारा ग्रासलैंड हुआ। फॉरेस्ट की जरूरत क्यों आ गई है? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन तो दूसरे ग्रीन प्लांट्स दूसरे जगह में भी कर सकते हैं। फॉरेस्ट की क्या जरूरत आ गई? बात आ रही है, ये बताओ। हाँ, अबे ईद मुबारक। ओ फिर दोस्तवा, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाईजान। फिरदौस भाई, ईद मुबारक। अच्छा, वुड फॉर ह्यूमन यूज। पास पास पहुंच गए हो। और क्या आज का मूवी देख रहे हैं? क्या कौन कौन आज मूवी देख रहा है? किसी का भाई किसी का जान, सलमान खान। मेरा फेवरेट, दूसरा फेवरेट सलमान खान। चलो बढ़िया। आईपीएल ही देखता रहता है बैठ के क्या? आईपीएल क्यों को देखेगा? कौन देखता है किसी का भाई किसी का जान? नहीं नहीं नहीं, कृष्णा नहीं देखा होगा। टाइम ही कहाँ है देखने के लिए।
लेकिन मैं सलमान की मूवी देखता ही हूँ, जिस दिन रिलीज होती है उसी दिन देखता हूँ। तो आज तो देखूंगा ही, मैं तुम लोगों की क्लासेस के बाद तो देखूंगा ही। सलमान मेरा फेवरेट है भाई। पठान में भी देखने के लिए सिर्फ वो 10 मिनट के लिए ही मैं गया था। जो सलमान की जो एंट्री है ना टाइगर की, वही देखने गया था। खैर, अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा पास पहुंच गए हो। सलमान बूढ़ा हो गया है तो उससे क्या मतलब है, बूढ़ा तो मैं भी हो गया हूँ। तो क्या मैं हीरो जैसा नहीं दिखता हूँ? नहीं नहीं भाई, मैं कैसे हीरो जैसा दिखूंगा? मैं तो गरीब हूँ, है ना। चलो, क्लास में चलता रहेगा, वो ओवर रेटिंग करता है। ठीक है। अब क्या करें, किसी की कोई पसंद है। ये सब छोड़ो, हम बात करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है वो यहीं पे लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ के भी बता सकते थे। सबसे जरूरी चीज क्या है कि इसमें ना सबसे ज्यादा बायोमास कंटेंट दिख रहा है। लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज को ये क्या कर रहा है, सस्टेन कर पा रहा है। लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, वो भी क्या, वैरायटी, वैरायटी होगा इसमें। ये नहीं कि एक तरीके का ही स्पीसीज दिख रहा है। लार्ज नंबर स्पीसीज में तुम्हारा हर्ब्स आता है, श्रब्स आ रहा है, क्लाइंबर्स आ रहा है, ठीक है, लाइकन्स तक आ रहा है, एल्गी आ रहा है, वाइल्ड एनिमल्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा बर्ड्स भी आ रहा है। प्री डोमिनेंस होती है इकोसिस्टम में, तो ट्रीज तो रहेंगे ही रहेंगे, ट्रीज के अलावा जो है ये सारे भी वहां पे मौजूद होते हैं। तो इकोसिस्टम जो तुम बोल रहे हो, ये बड़ा इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट जो है ये एक बड़ा इकोसिस्टम है। कोई पूछेगा कि तुम फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की बात क्यों कर रही हो? बचाता है, ट्री की प्रजातियां बचाना है, नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो ठीक है। उस पे बात नहीं चल रही। बात आता है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बचाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज इन्वॉल्व है। अगर किसी जगह में डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा स्पीसीज है, अलग अलग तरीके के स्पीसीज डाइवर्सिटी में रह रहे हैं, तो तुमको क्या चाहिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम चाहिए। क्योंकि ह्यूमन भी तो वहीं से पैदा हुआ है, फॉरेस्ट से ही तो पैदा हुआ है। आज के डेट में ना बिल्डिंग बिल्डिंग गाड़ी वाड़ी बना के घूम रहा है, पहले तो फॉरेस्ट से ही पैदा हुआ था, फॉरेस्ट से ही तो शुरू किया था, है ना। तो वही बात है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को इसीलिए बताने की जरूरत है। कृष्णा, नो चीटिंग, वो यही बोला था। कौन यही बोला था भाई? ये कौन सी बात हुई फिरदौस? ठीक है, ये सब बातें तो होता रहेगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जैसे मैंने बोला कि इंपोर्टेंस क्या है कि इसमें तुम्हारा वैरायटी ऑफ स्पीसीज है, एक दो स्पीसीज नहीं है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज है जो कि तुम्हारा क्या हो रहा है, काम कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ इनका इंटरेक्शन हो रहा है, एक साथ ये काम कर रहे हैं, इस वजह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को बताने की जरूरत है। फिर बात आता है, एज डिस्कस्ड अबव फॉरेस्ट आर फाउंड इन अनडिस्टर्ब्ड एरियाज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हिंदी में अगर बात करें, ये ऐसी पारिस्थितिक तंत्र है जिनमें पेड़ों की प्रधानता होती है, प्रेडोमिनेंस होता है, जो बड़ी संख्या से जड़ी बूटियां, झाड़ियां, पर्वतरोही, लाइकेन, सिवाल, ठीक है, जंगल जानवर और पक्षियों की एक विस्तृत विविधता से घिरा होता है। जो वैरायटी बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत सिंपल है। अगर हम बात करें एज डिस्कस्ड अबव, ठीक है, क्या बोलता है, अबव फॉरेस्ट आर फाउंड इन एन अनडिस्टर्ब्ड एरियाज। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है वो मोस्टली एक अनडिस्टर्ब्ड एरिया में मिलता है। ठीक है, रिसीविंग मॉडरेट टू हाई रेनफॉल, बहुत ही मॉडरेट और हाई रेनफॉल की बात चल रही है। ठीक है, मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एंड यूजुअली ऑकर एज ए स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। समझा? हमने सक्सेशन पढ़ा था उस दिन, क्लियर। शुरू किए थे न्यूडेशन से और पहुंचे थे तुम्हारा कहाँ पे, क्लाइमैक्स में।
है ना। न्यूडेशन से क्लाइमेक्स पे जब पहुंचे थे, तो फॉरेस्ट को हम मान रहे हैं कि वो क्लाइमेक्स स्पीसीज में आ रहा है, क्योंकि उसके बाद अनडिस्टर्ब्ड है। जब तक कैलामिटी नहीं आएगा, जब तक कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी, तब तक वो सुरक्षित है। इसीलिए उसमें कोई बदलाव उतना आता है नहीं, क्लाइमेक्स कम्युनिटीज में आ रहा है, इसलिए उसको स्टेबल कम्युनिटीज भी बोला जा रहा है। ठीक है। फिर बात आता है कि इसको किस बेसिस पे तोड़ा जा रहा है। ये जो बात आती है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। जो तुम्हारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वो किस बेसिस पे, किस आधार पे इसमें डिफरेंशिएशन आता है, ये चीज भी हम लोग को जानने की जरूरत है। वो ही बोला था लाइफ स्टार्ट इन द ओशंस। कौन बोला था भाई? क्या तुम लोग डिस्कस कर रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। कृष्णा, वापस से मेरे को बोलना क्या डिस्कस कर रहे हो तुम लोग। मेरे को नहीं आ रहा है समझ में, क्या डिस्कस कर रहे हो। बताओ भाई, क्या डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, हम लोग उस सब में नहीं जाते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि प्रिवेलिंग कंडीशंस ही डिसाइड करेंगे कि किस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है। प्रिवेलिंग कंडीशंस में क्या आता है तुम्हारा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे जरूरी चीज। दे आर एवरग्रीन ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, पहली बात। बात बोला गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पैदा होना क्यों ऐसा है? वो बोल रहा है कि यहाँ पे एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स मिलता है, फाउंड नियर द इक्वेटर, ऑलमोस्ट इक्वेटर के पास पास ये मिल रहा है। एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल, व्हिच फेवर्स द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज। ऐसा क्यों? कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज द रीजन कि तुम्हारा हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल और जो हाई टेम्परेचर है वो फेवर करता है तुम्हारा इसको, प्लांट्स के ग्रोथ को? क्यों? बताओ आप। पढ़ो, हिंदी वाले भी पढ़ो और फिर बताओ। एक बोला सन डायरेक्ट। ऐसा है क्या? तो ये मेरे को बताओ कि हर पॉइंटर का, अरे देखो, तुम वो ठीक बोला है कि सनलाइट डायरेक्ट होता है, तो सनलाइट डायरेक्ट होने से क्या होगा, कि तुम क्या फायदा होगा बताना मेरे को सनलाइट डायरेक्ट होने से। क्या वॉइस प्रॉब्लम है? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? अबे कोई वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमको हिंदी वाला पोर्शन पढ़ने के लिए दिया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अभी
अपना चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ। अरे तो मैं बोल रहा हूँ कि हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल ग्रोथ ऑफ ट्रीज को क्यों फेवर करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? ये चीज बताओ। डू यू नो व्हाई? अरे तुम लोग आंसर ही नहीं देते हो फिरदौस। क्या तुम पढ़ा नहीं है क्या? यूसी नेट निकाला है, क्या बात कर रहा है यार? ओके। ऐसा क्यों? ह्यूमिडिटी का क्या रोल है बताओ। अरे तो सन पास होने से कंपैरेटिवली क्या होगा, मेरे को ये बताओ, पूरा प्रोसेस समझाओ ना। हम्म। अरे तो मॉइस्चर कंटेंट भी तो ह्यूमिडिटी है। मॉइस्चर होने से होता क्या है, वो चीज मैं पूछ रहा हूँ। मॉइस्चर तो वेपर है। और पानी, और जो पेड़ है उसको तो पानी के फॉर्म में चाहिए ना। पेड़ को तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर, सनलाइट, और क्या चाहिए? अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो चाहिए। बट वो ह्यूमिडिटी के साथ उसका क्या रिलेशन है? तुम बोल रहा है कि सॉइल को जो है वो तुम्हारा मॉइस्चर देगा, तो उससे इनका क्या रिलेशन है? अरे तो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इसके पैदावार से उसका क्या बेनिफिट होगा? यही यही चीज है ना, यही जब तुम्हारा दिमाग खोलेंगे, मैं जो ये क्वेश्चन पूछता हूँ ना, कि इसी वजह से पूछता हूँ कि ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। इसलिए क्लासेस रन करना बहुत जरूरी है, यही समझा रहा हूँ। बता पाएगा कोई? सुशीला, तुम में से कोई बता? अरे नहीं बता पाओगे तो ना बोलो, तुम लोग बोल दिए हो बहुत सारे पॉइंटर। बट वो ना कंफर्म नहीं है वो पॉइंटर्स, वो एक जस्टिफाइड पॉइंटर नहीं है। अगर मैं बात करूं किसी भी ट्री को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए तुम्हारा? कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, सनलाइट, और क्या? वाटर। ये तीन चाहिए, ये तीन चार चीजें चाहिए प्लांट को ग्रो होने के लिए। तुम उनसे रिलेटेड करते हुए बताओ कहानी को। तुम बोल रहे हैं मॉइस्चर, मॉइस्चर तो भाई वेपर फेज में होता है। वाटर नहीं बनेगा तो उसका क्या फायदा है? वाटर नहीं बनेगा तो क्या फायदा है? तुम बोला सॉइल में मॉइस्चर होगा, तो जो मॉइस्चर होगा सॉइल का, वो हेल्प करेगा प्लांट की ग्रोथ में। तो मॉइस्चर का मीनिंग होता है कि वो तो वाटर इन एयर होता है ना। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर इज कॉल्ड एज मॉइस्चर, तो वो तो वेपर फेज में होता है। उसका इससे क्या रिलेशन है प्लांट के ग्रोथ से? क्या जी मोहिनी? लाइफ साइंस? मोहिनी, देखो बहुत कुछ पढ़ते हो तुम लोग जीवन में, बट ना तुम लोग अपने लाइफ से उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इसी वजह से आज का जो स्टूडेंट है वो बहुत वीक चलता है। वीक क्यों है आज का स्टूडेंट? क्योंकि वो अपने लाइफ से उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ, हर चीज को अगर तुम अपने आसपास की चीजों से कनेक्ट नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा? मैं ऐसे ही चीजों को नहीं समझाता हूँ, ठीक है? मेरा एक तरीका है समझाने का कि तुम्हारा दिमाग ही खोल दो बिल्कुल। कल को तुम जाके जब पढ़ाओ ना बच्चों को, तो बच्चा भी बोले कि क्या वाह वाह, क्या पढ़ाया मोहिनी ने। मोहिनी पता है या नहीं पता है? बताऊं? सुशीला, मोहिनी, कुछ बोलोगे? नितिन, नितिन भी कुछ नहीं बोला आज। जल्दी करो यार, लेट मत करो। नो चीटिंग। चीटिंग वीटिंग कहाँ से आ रहा है? नितिन, मोहिनी, सुशीला, ऑन करके भाग गए हो क्लास में? आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की? लिख क्यों नहीं रहे हो चैट बॉक्स पे?
देखो मेरे को सबका जेआरएफ निकलवाना है, तो इसलिए मैं तो सबको पकड़ के ही रखूंगा, चाहे डिले हो क्लास में, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, मैं रखूंगा। बताओगे क्या रीजन है? हाई ट्रांसपीरेशन, नो आइडिया सर। ठीक है, देखो, तुम इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हो। मैंने बहुत बार समझाया कि चीजों को इंटरलिंक करो, सबसे जरूरी चीज। तुम बोला कि यहाँ इक्वेटर है सर, सनलाइट जो है वो डायरेक्टली फॉल आउट कर रहा है। ये तुमने 100% करेक्ट बोला, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तुमने पॉइंटर ऐड कर दिया कि सर सनलाइट आ रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का एक कंपोनेंट मौजूद है। क्लियर, प्लांट को खाना देने के लिए एक कंपोनेंट आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले रहा है। बट बात आता है, ये जो वाटर और मॉइस्चर, इनका क्या रोल है? करेक्ट, यही है ना। तो मैं बात करता हूँ कि अगर इक्वेटर रीजन में टेम्परेचर ज्यादा है, एक तो तुम्हारा क्या होगा कि मॉइस्चर जब ऊपर जाएगा इवापोर ट्रांसपिरेशन से, तो वो कंडेंस होकर हाई रेनफॉल के फॉर्म में गिर रहा है। ठीक है, ये पॉइंटर तो है ही है। बट ये जो ह्यूमिडिटी है, इसका क्या रोल है, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी था। तो मैं बताता हूँ। अगर तुम्हारा ह्यूमिडिटी हाई होता है, तो क्या होता है कि जो लिटर्स है, या तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, क्लियर, इनका, जो लिटर्स हैं या तो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका क्या होता है, इनका वेदरिंग, इनका डिग्रेडेशन, ठीक है, बहुत तेजी से होता है। इनका जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है, वो तेजी से होता है। ठीक है, इनका डिग्रेडेशन प्रोसेस तेजी से होता है। लिटर्स और डेड ऑर्गेनिजम्स जो नीचे में गिर रहा है, पेड़ पौधों का जो पॉइंटर्स गिर रहा है, वो ह्यूमिड कंडीशंस में जल्दी डिग्रेड होता है। ये चीज समझ में आना चाहिए तुमको। तो ह्यूमिडिटी का रोल क्या है कि इजीली हेल्प टू डिग्रेड द डेड एंड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, उसके वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो पैदावार है वो ज्यादा है। समझ रहे हो? रेनफॉल और टेम्परेचर तो तुम कनेक्ट कर लोगे आराम से, मॉइस्चर वॉइस्चर वाले रीजन बात करके। बट ये ह्यूमिडिटी को कैसे रिलेट करना था, वो चीज समझो। रिलेटिवली हाई ह्यूमिडिटी होने से क्या होता है कि इजीली वेदर होता है तुम्हारा क्या, लिटर और डेड ऑर्गेनिजम्स जो मौजूद है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। फिर बात आता है कि ये जो होता है, ये ऑल थ्रू द ईयर क्लाइमेट रिमेन्स मोर और लेस यूनिफॉर्म, इसमें थोड़ा चेंजेस नहीं है, क्योंकि सेम ही रहता है। वो क्लाइमेक्स स्पीसीज है, पहले भी बोला गया है, स्टेबल है, क्लाइमेक्स स्पीसीज है। और कंटिन्यूअसली पानी लेके ऊपर छोड़ेगा, फिर बारिश करके गिराएगा, फिर छोड़ेगा, फिर बारिश करके गिराएगा, फिर छोड़ेगा, फिर बारिश करके गिराएगा। क्या ही मतलब है, कोई उतना चेंजेस दिख नहीं रहा है क्लाइमेट में। ठीक है, और ये भी बोला जा रहा है कि वो सब रिचेस्ट है, इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है काफी ज्यादा है। ठीक है, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, बाकी सब बायोडाइवर्सिटी से काफी ज्यादा है ये सब। ठीक है, इसमें क्या बोलता है फिर कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑक्युपाई स्पेशलाइज्ड एरिया विद इन द डिफरेंट लेयर्स एंड स्पेस ऑफ द इकोसिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स फॉर फूड, सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ये जो न्यूट्रिएंट है, ये पॉइंटर आ रहा था तुम्हारा हाई ह्यूमिडिटी में। ठीक है, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर को जब ये डिकम्पोज करेगा हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस में, तो वो किस मदद करेगा, न्यूट्रिएंट्स को जनरेट करने में मदद करता है। करेक्ट, ये चीज याद रखना, क्योंकि यही तुम्हारा उस फॉर्म में दे देगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा, और तुम नहीं बना पा रहे होगे। सर हमने तो पढ़ा नहीं, सर हमको तो ये समझ में नहीं आया, फिर बोलोगे। ठीक है, फिर एसर्शन रीजनिंग में दे देगा, बोलोगे नहीं सर ये तो ट्रू नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, लिख के आ जाओगे, जबकि वो उसका एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना, क्या पूछा जा रहा है और क्या बोल रहा है, क्योंकि एसर्शन रीजनिंग और स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत खतरनाक चीज है, जो कि यूसी नेट के एग्जाम में भर भर के आता है। न्यूमेरिकल पिछले 2 साल से ट्रेंड ही खत्म कर दिया है, न्यूमेरिकल पढ़ के कुछ ना उखाड़ पाओगे। क्लियर, समझ में आया? आगे चले। एटमोस्फेयर में O2, नहीं यार वो सब नहीं है कोई, ये सब
सुशीला ये सब कॉन्सेप्ट जनरेट, पीएचडी कर लियो है सुशीला, थोड़ा पीएचडी जैसे बिहेव करो, थोड़ा साइंस को कनेक्ट करो। साइंस वाइंस को कनेक्ट नहीं करोगे ना तो डिफिकल्ट होता है थोड़ा सरवाइव करना यहाँ पे। देन कम्स टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, किस तरीके के फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स मौजूद हैं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स की बात करें तो इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट सबसे ऊपर है। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट सबसे ऊपर है। ये कितने परसेंटेज ऑक्यूपाई करता है? ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर रेन फॉरेस्ट where average rainfall is 8400 inches in a year। इतना इंच का बारिश होता है। ठीक है, दिस फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीप and dense vegetation consisting of tall trees reaching different levels। ठीक है, ये चीज वो समझा रहा है। एक तो पहला जरूरी चीज वो क्या बोला कि डीप और डेंस वेजिटेशन कहाँ दिखता है? सिर्फ ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में दिखता है। एक तो एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीनरी होगा उसमें। दूसरा चीज है कि वो रेन फॉरेस्ट होना चाहिए, मतलब हमेशा वहां पे बारिश होती रहेगी। तो डीप एंड डेंस वेजिटेशन होने के चांसेस हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन का तुम जान रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में इतनी हरियाली क्यों है? नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उन जगहों में बारिश होने के चांसेस हाई रहते हैं। नहीं नोटिस किया होगा, हमेशा वहां पे बारिश होता ही रहता है। ठीक है, और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी उधर ही मौजूद है, भर भर के वहां पे वाटरफॉल है। तो वहां पे ये रीजन भी है ना कि वहां पे डीप और डेंस तुम्हारा वेजिटेशन कवर है, जो कि टॉल ट्रीज को ग्रोथ करा रहा है, एवं वो ट्रांसपिरेशन भी उस रेट से हो रहा है। और बहुत कुछ चीजें हैं जो कि उसको फीड कर रहे हैं उस मैकेनिज्म को, ताकि बारिश अच्छे से करवा सके, है ना। तो ये पोर्शन क्लियर होना चाहिए तुम्हारा कि वहां पे क्यों इतनी बारिश हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस जिसमें हम बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस रेन फॉरेस्ट। एक तो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, दूसरा होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस। अब इनमें क्या हो रहा है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर ब्रॉड लीव ट्रीज along with dense bushes, shrubs etc। वहां पे बुशेस और श्रब्स ये मौजूद नहीं थे, बट यहाँ पे क्या है, बुशेस और श्रब्स भी मौजूद है। ठीक है, टू मेन सीजन्स जैसे कि समर एंड विंटर आर डिस्टिंक्टली विजिबल देयर। मतलब अलग, दोनों सीजन में पूरा ही अलग दिखता है। एवरग्रीन में नहीं दिख रहा था, फिर बता रहा हूँ, एवरग्रीन में ये कंडीशंस नहीं दिख रहे थे। जबकि डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होगा, समर और विंटर में उन दोनों की जो विजिबिलिटी होगी बिल्कुल ही अलग होगी। विंटर में बिल्कुल ही अलग होगा। विंटर में इतना रूखा सूखा दिखेगा तुमको वो जो पेड़ है, ठीक है, जो कि तुम्हारा समर में नहीं दिखेगा। समर में उसमें एक अलग तरीके का तुम्हारा कोटिंग दिख रहा होगा, लस्ट ग्रीन टाइप सा दिख रहा होगा, थोड़ा वैक्सी टाइप सा दिख रहा होगा उसके लीव्स। बस विंटर में जैसे ही पहुंचते हो क्या होता है, सूखा सूखा हो जाता है, पूरा बिल्कुल ही सूखा हो जाता है, अलग ही दिखता है ट्रॉपिकल डेसिडियस का जो फंडा है। और क्या है कि दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर फाउंड हियर। ये तो सच बात है, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर आता है तुम्हारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है कि टेम्परेट रीजन में होगा। अच्छा, टेम्परेट ट्रॉपिकल और ये सब जो चीजें हैं, कौन मेरे को बताएगा? हु विल गिव मी द डिटेल ऑफ टेम्परेट क्या होता है, ट्रॉपिकल क्या होता है, फ्रिजिड क्या होता है, टॉरिड जोन क्या होता है, ये सब कौन मेरे को बता पाएगा? ये सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताओ। बताओ बताओ। पता है कौन सा
होता है तुम्हारा? टेम्परेट जोन। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट आर द टेम्परेट जोन्स? भाई यही तो फंडामेंटल है। सिक्स का तुम्हारा ज्योग्राफी, क्लास सिक्स का ज्योग्राफी पूछ रहा हूँ। ये भी नहीं बता पाओगे तो क्या करेंगे भाई? सिर फोड़ देंगे हम अपना तो। ये सब चीजें अगर नहीं बताओगे तो फोड़ फाड़ दें सिर हम अपना। क्या बोलते हो? बताओ भाई, तापस नितिन क्या कर रहे हो यार तुम लोग? सुशीला, क्या भाई? नितिन, नितिन है ही नहीं लग रहा है आज तो। बात ही नहीं कर रहा है कुछ। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेट रीजन? क्या होता है टेम्परेट? गजब चुप बैठते हो यार तुम लोग। बिल्कुल ही आंसर नहीं देते हो। मस्ती कर रहे हो क्या बैठ के? आईपीएल देख रहे हो लग रहा है। उधर आईपीएल लगा दियो, इधर कान में लगा दियो ईयरफोन। क्या भाई? फिर दोस्तवा तो आता है 2 मिनट के लिए, फिर चला जाता है आईपीएल देखने। वो तो मेरे को समझ में आता है, वो आता है घूमने के लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड तापस। मीडियम क्लाइमेट। ओहो। मतलब एक अच्छा एक्सप्लेनेशन कोई देता ही नहीं है। इतना वीक चल रहा है ना तुम लोगों का बेसिक साइंस। कैसे मैं अपलिफ्ट करूं, मैं वही सोच रहा हूँ। तुम लोग बिल्कुल ही बेसिक्स का आइडिया ही नहीं है तुम लोग। बिटवीन वार्म एंड कोल्ड। हाँ, थोड़ा बहुत सही बोला। नितिन चीजें सर सही बोल रहा है, बट कंफ्यूजन अभी भी है। तुम लोग सही सही बोलते हो, बट कंफ्यूजन रखते ही हो अपने अंदर में हमेशा के लिए। तो ये कंफ्यूजन दूर क्या करो यार। कंफ्यूजन में कब तक जियोगे ऐसे ही? तो बात करते हैं। चलो, बता ही देते हैं, क्योंकि इतना अब फोर्स करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको। ठीक है, ये अर्थ है। नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है ना। अर्थ तो नहीं दिख रहा है ये। क्या करूं, अर्थ बनाऊं? हाँ बनाता हूँ। रुको एक करो। हमेशा ड्राइंग जो होती है वो डॉटेड लाइन से होती है, तभी अच्छा वृत्त बनता है। अच्छा वृत्त बनाना है तो तुमको डॉटेड लाइन यूज करना होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट अर्थ की तरह बना दिया हूँ। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन मत रखना। बात करते हैं। यहाँ पे एक लाइन होता है, यहाँ पे एक लैटिट्यूड होता है, यहाँ पे ये होता है, फिर यहाँ पे एक लैटिट्यूड होता है, और यहाँ पे एक लैटिट्यूड होता है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये क्या होता है कि ये 0 डिग्री नॉर्थ। ये क्या होता है तुम्हारा 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या होता है तुम्हारा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये तुम्हारा क्या होता है? नहीं, ये 90 डिग्री नॉर्थ है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, ये अगेन तुम्हारा 23.5 डिग्री साउथ। और ये 66.5 डिग्री क्या, साउथ। और ये तुम्हारा 90 डिग्री साउथ। करेक्ट। ये चीज तुम जान रहे हो। बचपन में ये सब चीजें तुमको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, बट तुम आज के डेट में ना सब गोल गपाट करके बैठे हुए हो। मतलब मजाक चल रहा है, बिल्कुल ही जीवन में मजाक चल रहा है। बेसिक साइंस पूरा ही वीक है। कैसे करोगे?
बात वो आता है, ठीक है। कोई ये सब कोई भी पूछेगा यार। तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो तुमको लग रहा है ये सब नहीं पूछेंगे तुमसे। तुम उनको क्लास में पढ़ाया जाएगा, पूछेगा पापा बता दो, नहीं आएगा तुम लोगों को, फिर वहां पे बैठ के मम्मी बता दो, नहीं नहीं पता ही नहीं, हम तो पढ़े ही नहीं, बोल दोगे। दिक्कत है, इसीलिए बता रहा हूँ सही से पढ़ो, हवाबाजी मत करो। ये 90 वाला जो जोन होता है, 90 वाला रीजन, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर, पोलर जोन्स, करेक्ट। और पोलर जोन्स का क्या फीचर है, कोल्ड ईयर राउंड, मतलब पूरे साल भर वो जगह जो होता है वो कोल्ड ही रहता है। तो उस कोल्ड रीजन में क्या आता है, एक तो रीजन आता है तुम्हारा आर्कटिक सर्कल, और एक आ रहा है अंटार्कटिक सर्कल। एक आता है आर्कटिक सर्कल, एक आता है तुम्हारा अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर। बीच वाला जो जोन है ये वाला, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन को हम बोलते हैं टेम्परेट। टेम्परेट जोन इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। तुमको क्लियर कट ना डिमार्केशन करना होगा विथ लैटिट्यूड, तभी तुम इसको बोल पाओगे कि ये टेम्परेट जोन है। तो ये टेम्परेट जोन में क्या होता है कि इनमें 4 सीजन दिखते हैं। कोई पूछ देगा एग्जाम में तो इनमें ऑलमोस्ट 4 सीजन दिखता है, ठीक है। इनमें 4 सीजन दिखते हैं, तुमको ये 4 सीजन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि 4 सीजन क्या क्या है, ठीक है। ये 4 सीजन में क्या होता है तुम्हारा, दो आएगा वार्म सीजन और दो कोल्ड सीजन आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, एक साल में ये 4 सीजन दिखाता है, आइधर दो वार्म दिखाता है और फिर दो कोल्ड दिखाता है। क्लियर, ये चीज का आइडिया रहना चाहिए। फिर आता है तुम्हारा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल, ये तो यही वाला जोन है ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। और ट्रॉपिकल जोन में तो साला गर्मी ही पड़ता रहता है, दिन भर रात भर, ऑल टाइम वहां पे गर्मी ही होता है। तो इंडिया एक तरीके से ट्रॉपिक जोन, हाँ जो फ्रिजिड भी बोल सकते हो पोलर जोन को, ऐसा नहीं है, ठीक है। टॉरिड वाला जो जोन है वो ट्रॉपिकल जोन का ही पार्ट होता है, जो टॉरिड जोन होता है, ठीक है। ये सब याद रखना, इसे पढ़ाया गया यार, तो पता नहीं कैसे पढ़े नहीं हो, 8 और 6 में एनसीईआरटी के बुक्स में ये सब था। थोड़ा बहुत तो बेसिक्स पता होना चाहिए ना, तभी ना आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, एग्जाम में अगर पूछ लेगा ना तो तुमको इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो यूनिट 4 जो है इन्हीं सब डायग्राम से ही बनेगा, यूनिट 4 इज टोटल डायग्राम। डायग्राम में ही खत्म कर दूंगा पूरी कहानी, एक झटके में तुम्हारा पूरा यूनिट 4 खत्म हो जाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा, पूरा का पूरा डायग्राम दिखाऊंगा, बैठ के पढ़ा के दिखाऊंगा कि कितना डायग्राम है और कैसे समझना है उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्या बोलता है। तो इसके बाद आता है तुम्हारा टाइगा बोरियल। टाइगा बोरियल, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी आ चुका है, ठीक है। ये टाइगल बोरियल जो होता है, ये होता है, रुको 1 मिनट, ठीक है। ये टाइगा बोरियल जो है ये क्या है, सिचुएटेड जस्ट साउथ ऑफ टुंड्रा। टाइगा इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवरग्रीन कॉर्निफोरस, कॉर्निफरस, 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 ठीक है। अब इसका नाम बोरियल क्यों है, कोई बता पाएगा, वाई यू नो इट इज ए बोरियल। बताओ क्यों होगा।
पता है किसी को? अरे नहीं पता तो जल्दी जल्दी नो नो बोला करो यार, टाइम पास बहुत होता है। ओके। ओके। तुम्हारा दिमाग भी तो टेस्ट करना जरूरी है कि भाई क्या पढ़ते हो तुम लोग दिन भर। तुम्हारा पढ़ा हुआ कोई भी चीज का अगर आइडिया होता तो तुम बोल देते। अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा पोर्शन जो है वो यूनिट 4 का है, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जब मैं बात करता हूँ ना 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, साउथ में भी यही हाल है। तो क्या होता है कि ये जो जोन है ये फ्रिजिड जोन है। करेक्ट, ये फ्रिजिड जोन है। एक चीज याद रखना कि जो पोल्स है ना, पोलर जोन है, ये जो पोल वाला रीजन है, ये क्या होता है कि हाई प्रेशर में मौजूद होता है, हाई प्रेशर। शायद मैंने विंड बेल्ट्स के बारे में पढ़ाया है तुमको। तुम शायद विंड बेल्ट्स का जो पोर्शन है उसको तुम लोग सही से पढ़े नहीं, या तो रिवीजन नहीं किए हो, इसलिए तुमको दिमाग में घुस नहीं रहा है। ये जो रीजन है ये हाई प्रेशर जोन है। करेक्ट। मतलब क्या है कि इसमें से हवा जो है वो आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, हवा ऐसे आएगा, हवा इस तरफ से ऐसे आएगा। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं जानते हो? इनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न विंड्स। नॉर्दर्न विंड्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न विंड्स। इस चीज के बारे में तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना? आगे चलूं? इतना तुमको क्लियर है कि नहीं? जो पोल होता है हाई प्रेशर जोन होता है, क्योंकि वहां पे एवापोरेशन कम है, क्योंकि सूरज की रोशनी ही कम पड़ रही है। क्लियर है? हाँ या ना? मोहिनी, फाइनली तुमको पूछ रहा हूँ, तुम बहुत बोलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पढ़ रहा है ना तुम इतना? विंड स्पीड पढ़ा कि नहीं? विंड वेल्स के बारे में पढ़ा कि नहीं? फेरल सेल, पोलर सेल जो पढ़ाया था। मैंने मोहिनी से पूछा हाँ या ना, वो बता ही नहीं रही है। सुशीला, क्या वीडियोस वीडियोस देखे कि नहीं अभी तक? यूनिट 1 के नया ज्वाइन किए तो वीडियोज ही नहीं देखोगे? ऐसे नहीं होता है, ऐसे जेआरएफ नहीं निकलता है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाई प्रेशर होने की वजह से विंड जो है ऐसे ब्लो कर रहा है, किसकी तरफ? हमारे 66.5 जो नॉर्थ की तरफ वो ब्लो कर रहा है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न विंड्स बोलते हैं। अब एक चीज समझो कि इनको जब नॉर्दर्न विंड्स बोला जाता है, ये जो नॉर्दर्न विंड का जो भगवान है ना, गॉड ऑफ नॉर्दर्न विंड्स, उनको हम बोलते हैं गॉड ऑफ नॉर्दर्न विंड्स। उनके माइथोलॉजी पे ये कहानी है कि गॉड ऑफ नॉर्दर्न विंड्स का नाम होता है, हमारा गॉड ऑफ नॉर्दर्न विंड्स का जो नाम है वो है बोरियाइस। बोरियाइस। ठीक है, गॉड ऑफ नॉर्दर्न विंड्स को हम बोलते हैं बोरियाइस। ठीक है, और तुम अभी पढ़े क्या कि ये जो होता है ये जस्ट बिलो योर पोल्स, मतलब पोल से थोड़ा नीचे होगा। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? टाइगर वेजिटेशन का पोर्शन बताते हैं इसको। तो क्योंकि इनको टाइगर वेजिटेशन का पोर्शन बताते हैं और यहाँ पे नॉर्दर्न विंड्स बह रहा है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है बोरियाइज। और बोरियाइज से ये बना है बोरियल फॉरेस्ट। बोरियाइज से पड़ा है बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, कहानी कुछ ऐसा है। तो इसके बारे में तुमको अगर नहीं पता होगा तो कल को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। देखो हर चीज का कहानी है। भाई तू थॉर क्यों ला रहा है? थॉर कहां से ला रहा है? अभी हैमर ला के ठोक देगा ना, थॉर निकल जाएगा तेरा। थॉर। वैसे तो कृष्णा जी भगवान है, उसको तो नहीं मार सकते हैं भाई। कृष्णा जी तो बांसुरी वादक हैं।
तुम थॉर क्या बन रहे हो भाई? तुम बांसुरी वाला बनो, कृष्णा नाम है, थॉर बनेगा। अच्छा अच्छा, नॉर्थ में अरोरा बोरियलिस होता है, इसी से नेम है, जो कि नाइट में दिखता है। बोरियलिस का मीनिंग है कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न नॉर्दर्न। फिर बात आता है कि ये कौन कौन से देशों में मिलता है। एक तो अलास्का हुआ, एक तो रशिया हुआ, एक तो जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं, नॉर्वे आता है, ठीक है, जितने भी ऊपरी देश हैं, ठीक है, फिनलैंड आता है, ऐसे देश जो जहाँ पे ना नॉर्दर्न विंड्स का प्रभाव है, उनको हम बोलते हैं क्या, बोरियल 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 नाम से उनको बोला जाता है, ठीक है। और क्योंकि गॉड ऑफ नॉर्दर्न विंड्स को बोरियाईज बोलते हैं, इस वजह से उनका नाम बोरियालिस पड़ा है। नॉर्वेजियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन, सही बोले। हाँ ठीक है। क्लियर हुआ ये पोर्शन? हाँ ये देखो माइथोलॉजिकल है, कुछ भी है ना, एवरीथिंग इज माइथोलॉजिकल। कोई भी नामकरण ऐसे ही नहीं आता है, आइदर माइथोलॉजिकल होता है मोस्टली, तो उनके कल्चर में तो माइथोलॉजी ही है, उनके कल्चर में ही माइथोलॉजी का नाम से बना हुआ है, उनका भी रिच हेरिटेज है, माइथोलॉजी से सबका काम में होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये कहानी हो गया। अब आता है तुम्हारा फंक्शन। अगर बात करते हैं फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, कौन कौन से फॉरेस्ट इकोसिस्टम से फंक्शन है। पहला बात तो तुम जानते हो इसमें से क्या मिलता है, हनी, वाइल्ड मीट, फ्रूट्स, मशरूम, पाम ऑयल, वाइन, मेडिसिनल प्लांट, ऑब्टेन्ड फॉरेस्ट, ठीक है, पार्ट्स, वुड बायोम्स, कॉर्क, बहुत सारा चीज मिलता है, ठीक है, फ्यूल, ठीक है, सब चीज मिल रहा है, इसीलिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को बचाना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, एक तो क्लाइमेट रेगुलेटर है, कार्बन स्टोरेज भी है, न्यूट्रिएंट साइक्लर भी है, और रेनफॉल भी है, सब चीज है। एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्लियर हुआ? और क्योंकि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सब चीज मौजूद है, इस वजह से इसका अच्छा खासा नाम है, ठीक है। तो इस चीज का आइडिया तुमको होना चाहिए। फिर आता है कल्चरल एंड सोशल बेनिफिट्स भी हैं इसके। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चरल एंड सोशल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, तो इनका तो बहुत ही रिच हेरिटेज है, क्योंकि तुम पेड़ों की क्या करते हो, पूजा ही करते हो, पेड़ों की पूजा करते हो, तो इस वजह से इनका कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स भी काफी ज्यादा है। जितने भी ट्राइबल्स हैं आज के डेट में, ट्राइबल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन भगवानों को। सर क्लास कब से स्टार्ट हुई है? अभी 50 मिनट हो गया है। क्यों? ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्लास कब से स्टार्ट हुई है? अच्छा तुम लोगों को नहीं दिखता है क्या टाइमर? मेरे को नहीं समझ में आता है। मतलब? हाँ, मोहिनी वाईफाई लगाओ। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वाईफाई लगाओ, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, पढ़ना है तो वाईफाई लगाओ। यार एक ही महीना बचा है, जियो का राउटर भी फ्री आता है, अगर ऐसे पोजिशन ऐसे जगह पे हो जहाँ पे जियो का राउटर मिल रहा है ना, प्लीज लगा लो। मैं सच बता रहा हूँ, एक महीने के लिए ना फ्री ट्रायल वाला यूज कर लो, और उसके बाद रिटर्न कर दो चलेगा, बट यूज कर लो यार। एक महीने के लिए अगर जेआरएफ निकालना है ना, एक महीना अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। देखो मई में मेरे को कोर्स खत्म करना है, मई तक मेरे को कोर्स को फिनिश आउट कर ही देना है, तो मई तक मैं फिनिश कर ही दूंगा कोर्स को, कुछ भी हो जाए, रखूंगा नहीं। तो उस हिसाब से तुम चलो। तो करना होता है ना जी, करना तो होता है ना, कुछ तो जुगाड़ लगाओगे। देश में जब कुछ चीज मुफ्त का मिल रहा है, तो मुफ्त का इस्तेमाल करना भी सीखो। जियो का जो राउटर है वो एक महीने के लिए फ्री देता है, ठीक है, तो उस एक महीने के फ्री का ना इस्तेमाल करो। अब इसमें नेटवर्क इशू, ये इशू, वो सब इशू कभी कभी मेरा भी होता है,
ठीक है, मैं लगाने के बाद भी होता है, क्या करूँ अब, राउटर काम नहीं करता कभी कभी, बट मोस्ट ऑफ द केस तो अच्छा ही कर पाओगे ना, इसलिए ध्यान रखो, ऐसे मत क्या करो, क्लासेस लेट से ज्वाइन करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। वैसे फिरदौस के अलावा तो सभी क्लासेस में आते हैं और रहते हैं, बाकी आजकल फिरदौस का बड़ा आईपीएल का जोश चल रहा है, ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लास, क्रेजी हो। बात करते हैं कल्चरल एंड सोशल बेनिफिट्स की, ठीक है। द ट्राइबल पीपल हु लिव इन अ फॉरेस्ट ट्रीट फॉरेस्ट एज ए नेचर गॉडेस, as a nature goddess. The traditional belief and spirituality save wild animals from hunters and cutting down of trees by urban people. ये भी सही बात है, प्रोटेक्ट कर रहा है। A few modern people visit the forest for recreation activities. अब हाँ, अब मैं जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें कंजर्वेशन के टॉपिक्स में मैं इसको क्रिएट करूंगा, तुम्हारा जो कहानी किस चीज पे, कोर एंड बफर जोन की स्ट्रेटेजी पे जब बात होगी, तब की बात चल रही है। कल्चर एंड सोशल बेनिफिट्स का जो काम है वो वहां पे मैं समझाऊंगा वो चीज क्या है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नाउ यू कैन सी द डिफरेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स जो कि इंडिया में मौजूद हैं। तुमको ट्रॉपिकल मॉइस्ट, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, पता है तुमको। हम इंटरव्यू देते हैं, हमारे हमको यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ यार, इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट, सब मिलता है। मॉइस्ट फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, सब अल्पाइन फॉरेस्ट। ये 5 फॉरेस्ट के नाम याद कर लिए तो तुम्हारा बल्ले बल्ले, क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं करोगे एग्जामिनेशन में। क्लियर। फिरदौस तो है ही नहीं, फिरदौस को तुम क्या लिख रहे हो, चैट बॉक्स कौन सा वो पढ़ेगा। सर क्या करेंगे, वाईफाई, हम घर ही नहीं रहते हैं, समझा नहीं। मोहिनी का ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, सर क्या करेंगे वाईफाई, हम घर ही नहीं रहते हैं। खैर ये सब छोड़ो, ये सब बातें नहीं करते हैं, ये सब बगर 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 कितना करोगे। तो याद रखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में ये 5 फॉरेस्ट हैं जिनको तुमको अच्छे से याद करना है, ठीक है, इनमें कंफ्यूजन मत रखना। बाकी आता है, देखो इसके बाद एक टाइप ऑफ चीज आता है जिसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ लैंड्स, रेंजलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ चीजों को ना हम रेंजलैंड्स बोलते हैं। ये रेंजलैंड्स क्या होता है, रेंजलैंड्स आर दोज लैंड्स विच नेटिव टू द वेजिटेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेटिव वेजिटेशन को रेंजलैंड्स में कंसिडर किया जाता है, जिसका क्लाइमेक्स एंड नेचुरल पोटेंशियल जो है प्लांट कम्युनिटी की तरफ ही है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पे अगर प्रीडोमिनेटली कोई ग्रास ग्रो कर रहा है, ग्रास लाइंग प्लांट्स ग्रो कर रहा है, फॉर्ब्स है, श्रब्स है, सूटेबल ग्रेजिंग और ब्राउजिंग यूज है, ठीक है, ये सब किस में होता है, रेंजलैंड्स में होता है। तो रेंजलैंड्स की बात करें तो रेंजलैंड्स आर ग्रासलैंड्स, श्रबलैंड्स, वुडलैंड्स, वेटलैंड्स, डेजर्ट्स। ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ, क्या, तुम्हारा नेटिव वेजिटेशन को ग्रो करता है, ठीक है। तो ग्रेज्ड बाय डोमेस्टिक लाइवस्टॉक और वाइल्ड एनिमल्स। टाइप ऑफ रेंजलैंड्स इंक्लूड्स टॉल ग्रास, ये सब पार्ट है। टॉल ग्रास, शॉर्ट ग्रास प्रेरीज, डेजर्ट ग्रासलैंड, सबलैंड्स, वुडलैंड्स, सवाना, छपरा, स्टेफी, टुंड्रास। ये ट्रीज नहीं है, दीज आर नॉट ट्रीज। ये क्या है, नॉर्मल वेजिटेशन से, श्रब्स हुआ तुम्हारा, हर्ब्स हुआ, ठीक है, यही सब है। बड़े बड़े प्लांट्स नहीं है, ये सब छोटे छोटे प्लांट्स की बात कर, ट्रीज नहीं है, ठीक है। तो रेंजलैंड्स, उनको रेंजलैंड्स बोला जाता है। क्लियर। जो छोटे छोटे होते हैं उनको रेंजलैंड्स बोला जाता है, तो रेंजलैंड्स में सब आ रहा है। क्लियर, ये चीज ये ध्यान में रखना कि रेंजलैंड्स में सब आ रहा है। ओके, तो रेंजलैंड्स की बात भी खत्म हुई। अब हम इसके बाद वाला जो टॉपिक तुम लोग का कवर आउट करेंगे, अब तुम्हारा रहेगा वेटलैंड्स। मैंग्रोव्स तो उसी दिन थोड़ा बहुत बताया था तुमको, एस्चुरिन में सिर्फ मैंग्रोव्स ही है। वेटलैंड्स है, लोटिक लेंटिक है, ठीक है। लोटिक लेंटिक थोड़ा वापस थोड़ा बता देंगे, ऐसे कुछ खास नहीं है लोटिक लेंटिक में। हम इसके बाद बायोम्स के क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है थोड़ा बहुत बायोम्स के क्लासिफिकेशन,
वैसे वो भी नहीं जरूरी है, क्योंकि वो भी बता चुका हूँ क्या ही हो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बता ही दिया तुमको। छपराल बचा है, टाइगा बचा है, एक दो इंपोर्टेंट बचा हुआ है, उसको कवर आउट करेंगे। फिर आता है तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो मतलब जिससे क्वेश्चन आना बनेगा ही बनेगा, वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। हम पॉपुलेशन इकोलॉजी पे थोड़ा ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। फिर आएगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। फिर कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी, ठीक, इंडस्ट्रियल इकोलॉजी में तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, वो कवर आउट हो जाएगा। मतलब दो क्लास, ठीक है। दो क्लास कोशिश करेंगे कि खत्म करने के लिए। कल वो हो सकता है क्या? कल नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे। परसों के क्लास को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे यार। परसों के क्लास को थोड़ा एक्सटेंड करके चलाएंगे, ये याद रखना थोड़ा जल्दी। हार्डी विंग बार्ग, ये क्या है? कल लो आता है क्या? कल छुट्टी, हाँ कल छुट्टी ही रखो। क्यों बेकार का परेशान करेंगे, छुट्टी ही रखो। मंडे को खींच लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा, 10:30 या 10:20 तक खींच लेते हैं मंडे वाला क्लास को, ताकि थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है ना वो कवर आउट हो जाए। एक दिन तो ब्रेक चाहिए, कैसे करोगे? पढ़ाई तो पढ़ना भी तो है, ऐसा थोड़ी कि मैं पढ़ाते जाऊंगा और तुम लोग खाली वो करोगे। हार्डी विनबर्ग, इसका मीनिंग क्या है? क्यों लिख रहे हो ये वर्ड? क्या कृष्णा, क्या चल रहा है खुराफाती दिमाग में तुम्हारे? पहले मोहिनी लिखा। क्या पूछ रहे हो, क्या पूछना चाहते हो वो बताओ ना। हार्डी विनबर्ग का मीनिंग क्या है? अरे उसका मीनिंग क्या है पूछ रहा हूँ, तो कुछ भी बोलता है यार। तुम्हारा वॉइस नहीं आएगा मेरे पास, लिखो भाई, कितने बार समझाऊंगा। सर वो P+Q+2PQ, ये क्या है? ओहो, ले इस बार का जो क्वेश्चन में आया था, मैं वही सोचू पॉपुलेशन इकोलॉजी में ये क्या पूछ रहे हो तुम लोग। करेक्ट करेक्ट, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, वो सब में आएंगे, ठीक है, वो सब भी है। थोड़ा इकोलॉजी में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, खतरनाक न्यूमेरिकल्स, तो उन पे भी चर्चा की जाएगी, उस पे भी चर्चा की जाएगी। ये ईद मना रहा है लग रहा है फिरदौसवा मैच के साथ साथ ईद भी मनाता है। देखो बहुत कम कम टॉपिक्स में कवर आउट कर रहा हूँ, ताकि तुम लोगों का जो बेस है वो अच्छे से बन जाए। जितना आने की प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में उतना ही करवा रहा हूँ, ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, तो इस हिसाब से सोच के चलना। बाय एवरीवन, मीट ऑन संडे। संडे कहाँ मिल रहे हो यार, मंडे मिल रहे हो कुछ भी। संडे क्यों मिलेगा कोई तुमसे? कृष्णा हो तो क्या भगवान समझ लियो हो, तुम्हारे आरती उतारेंगे रोज मिलके मंडे। संडे मिलेंगे, संडे क्यों मिलेंगे तुम्हारी भाई? ठीक है मंडे। चलो, लेकिन संडे का टेस्ट हो सकता है, आई डोंट नो। टेस्ट की प्रोबेबिलिटी रहेगी संडे, क्वेश्चन वगैरह तो सबमिट हो चुके हैं, तो तुम्हारी टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी रह सकती है संडे। तो ध्यान रखना, टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। यूनिट वन का ही होगा, मोस्टली यूनिट वन के ही क्वेश्चंस गए हैं, तो यूनिट वन के ही टेस्ट होंगे। तो यूनिट वन को कवर आउट करते रहो, ये नहीं कि छुट्टी मार दो। संडे टेस्ट भी होगा। अरे ऐसे हवाबाजी में थोड़ी होगा एग्जाम, टेस्ट तो दे ही सकते हो भाई। ज्यादा कोई भारी भरकम नहीं आ रहा है। आई हैवंट अटेंड द क्लास तो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, देखो। चलो ठीक है, जाओ, अभी डिस्टर्ब मत करो। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, एंजॉय करो।